नमस्कार दोस्तों। आज हम आर्ट एंड कल्चर के अगले लेसन में देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या लॉज बना रखे हैं ताकि हम कल्चर को प्रिजर्व कर सकें। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 सेक्शन स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए दे रखे हैं कि इंडियन कल्चर को बचाया जा सके और अगर उन्हें कोई हानि पहुंचाता है तो उस पर लीगल कार्रवाई होगी। गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें स्पेसिफाई करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और जो भी हिस्टोरिकल एंटिकिटीज़ होती हैं या फाइन आर्ट्स होते हैं उन सबको पूरे वर्ल्ड में प्रिजर्व किया जाता है। नाउ हमारे देश में हमारे संविधान में कई सारे आर्टिकल्स बने हुए हैं, जैसे कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 29 ये बोलता है कि कोई भी सेक्शन या सिटीज़न का जो कि इंडियन टेरिटरी में रह रहा हो, अगर वो माइनॉरिटी में है तो उसे पूरी आज़ादी होगी कि वो अपने लैंग्वेज, अपने स्क्रिप्ट और अपने कल्चर को कंजर्व कर सके। इसके लिए उसे स्टेट फंड भी देगा और जो भी स्टेट से बन पड़ता है वो सारी लीगल हेल्प दी जाएगी अंडर अवर कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर एक बात समझने वाली है, जैसे अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है और उसे स्टेट फंड दे रहा है और उसने एक स्कूल खोला, जैसे हम देखते हैं खालसा स्कूल है या मदरसे हैं, तो अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है जिसे स्टेट की तरफ से फंड मिल रहा है तो वो किसी बच्चे को या किसी भी सिटीजन को उसमें इंटरटेन करने के लिए बाध्य है, उसमें एडमिशन देने के लिए बाध्य है। अगर स्टेट फंड दे रहा है तो ऐसे इंस्टीट्यूट किसी भी व्यक्ति का रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, रेस इनमें से किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारी कास्ट का नहीं है, हम माइनॉरिटी से हैं और स्टेट भले हमें फंड दे रहा है लेकिन फिर भी हम इसे अपने यहाँ भर्ती नहीं करवाएंगे। ऐसा वो इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशनल वैल्यू। आर्टिकल 49 ये बोलता है कि ये स्टेट की ऑब्लिगेशन होगी, ये स्टेट पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जो भी ऐसी जगह हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट की हैं, हिस्टोरिकल इंटरेस्ट की हैं और फाइन आर्ट से जुड़ी हुई हैं, तो स्टेट उन्हें प्रोटेक्ट करे। यदि कोई ऐसा मॉन्यूमेंट है जो कि लॉ के अंडर ये चीज़ बताई जा रही है कि वो वर्ल्ड हेरिटेज या नेशनल हेरिटेज या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का है, तो अगर उससे स्पॉइल किया जाता है, डिस्ट्रक्ट किया जाता है, रिमूव किया जाता है या एक्सपोर्ट किया जाता है, तो इन सभी केस में स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो उसे प्रोटेक्ट करे। अगला आर्टिकल 51A(F) वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन कल्चर। 51A ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक पार्ट है। मतलब ये यहाँ के सिटीजन्स की, हम भारतवासियों की जिम्मेदारी है कि जो भी हमारे ट्रेडिशन या कल्चर को दिखा रहे हैं और ऐसे लॉज जो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं वो सभी ऐसे लॉज का पालन करते हुए ऐसे हेरिटेज या हिस्टोरिकल साइट्स को प्रोटेक्ट करें। कुछ इसके अलावा कुछ एक्ट भी हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से निकल कर आते हैं जो समय समय पर हिस्टोरिकल या कल्चरल साइट्स को बचाने के लिए बनाए जाते रहे हैं। इसी में से एक एक्ट है इंडियन ट्रेजरर ट्रोव एक्ट 1878। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय ये एक्ट बनाया गया था और इसके थ्रू प्रिजर्व किया गया था कि यदि इसके थ्रू हमने ये प्रिजर्व करने की कोशिश की थी कि कोई भी अगर नेशनल इम्पोर्टेंस की या कल्चरल हेरिटेज से जुड़ी हुई चीज़ है या कोई भी ऐसा बिल्डिंग है तो अगर वो हमारे संज्ञान में आती है, जैसे हमने देखा कि 1851 के समय जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उस समय हड़प्पा की खोज हुई, तो ऐसी चीज़ें अगर समय समय पर आती हैं तो ऐसी डिस्कवरीज़ को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में डिक्लेयर किया जाएगा और जो भी उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट को सबमिट की जाएगी। यदि इस डायरेक्टिव को कोई फॉलो नहीं करता है तो अथॉरिटी उसके अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति के घर में कोई खजाना निकला, तो अगर वो खजाना की जानकारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को नहीं दी जाती है, अथॉरिटी को नहीं दी जाती है, तो उसके अगेंस्ट लीगल कार्रवाई हो सकती है और उस समय मजिस्ट्रेट के सामने उसे 6 महीने की जेल या फाइन या दोनों हो सकता था।
अगला एक्ट है एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904। ये एक्ट 1904 में आया और इसने अथॉरिटी को ये पावर दिए कि वो ऐसे मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व कर सकता है। अगर ऐसे मॉन्यूमेंट नेशनल हेरिटेज के हैं तो ऐसे मॉन्यूमेंट्स को इंडिविजुअल की कस्टडी या प्राइवेट ऑनरशिप से कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑनर के बीच एक एग्रीमेंट साइन होगा जिसमें कंजर्वेशन के लिए बात कही जाएगी, और यदि वह व्यक्ति उस लैंड को बेचना चाहता है जिस पर वो मॉन्यूमेंट है तो उसे खरीदने का सबसे पहला अधिकार गवर्नमेंट को होगा। एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट जो कि सबसे पहले 1904 में आया, इसे 1932 में अमेंड करके एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया। इसी को 1858 में फिर से अमेंड किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एंशिएंट मॉन्यूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट्स को जो हमारे यहाँ अर्बन और रूरल एरियाज़ में पाए जाते हैं उन्हें अलग अलग लिस्ट में बनाकर उसे बचाने के लिए एक प्लानिंग वे से अप्रोच रखी। ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स और रिमेन्स 2010 में फिर एक एक्ट के रूप में सामने आए। एंटिक्विटीज़ एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947। इंडिपेंडेंस के समय जब देश स्वतंत्र हो रहा था तो जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे तो वो अपने साथ यहाँ की कई सारी विरासत लेकर जा रहे थे। तो 1947 में हम जैसे ही आज़ाद हुए सबसे पहले हमने ये एक्ट बनाया कि कोई भी ऐसी वस्तु जो कि एंटिक्विटी है, एंटिक्विटी का मतलब होता है ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं, अगर ऐसी कोई एंटिक्विटी यहाँ से जा रही है तो डायरेक्टर जनरल एक लाइसेंस इशू करेगा कि वो इंडिया से एक्सपोर्ट होनी चाहिए कि नहीं, और ये पूरी जिम्मेदारी डायरेक्टर जनरल की है कि वो डिसाइड कर सके कि ये आर्टिकल, ये एंटिक्विटी वहाँ जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। अगला एक्ट है द एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1951। इस एक्ट में सभी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट्स को एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट के अंडर में कवर किया गया और दोबारा डिक्लेयर किया गया 1951 में कि 1904 में जो लिस्ट में मॉन्यूमेंट्स थे उसे उसके अराउंड 450 मॉन्यूमेंट और ऐड किए गए, और जो 1904 से 1950 तक नए मॉन्यूमेंट खोजे गए थे उन्हें भी लिस्ट में इंक्लूड किया गया। ये इस एक्ट में कुछ लूप होल्स थे जिस वजह से फिर से 1958 में इसे अमेंड किया गया और अगस्त 1958 में इसे पास कर इसका नया वर्जन हमारे सामने आया जिसमें फिजिकल आर्टिफैक्ट्स को भी इंक्लूड किया गया। फिजिकल आर्टिफैक्ट क्या होते हैं? जैसे कोई बुद्ध भगवान की कोई मूर्ति है या शिव जी की कोई मूर्ति है और वह बहुत पुरानी है, तो ये होते हैं फिजिकल आर्टिफैक्ट। अभी हाल ही में रिसेंट अमेंडमेंट 2010 में हुआ है जिसका टाइटल है द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन ऑर्डिनेंस 2010। ऑर्डिनेंस पता है प्रेसिडेंट लेकर आता है, उसके बाद फिर बाद में ये लॉ बनता है। इसके अंडर में डायरेक्टर जनरल की अथॉरिटी होगी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गार्डशिप में किसी भी चीज़ को अगर बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, लीज बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है या लीज पर दिया जा रहा है, तो ऐसी सारी जानकारी डायरेक्टर जनरल को होनी चाहिए। या अगर किसी का बिजनेस है जो कि किराए पर ऐसी एंटिक्विटीज़ को चलाता है तो उसके पास एक प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए जो कि डायरेक्टर जनरल के पास पावर है कि वो ऐसे लाइसेंस दे सके। यदि ऐसे लाइसेंस उसके पास नहीं है और वो इलीगल बेसिस से पैसा कमा रहा है तो उस पर पेनल्टी रखी जाएगी। और यदि ऐसे मॉन्यूमेंट्स को डैमेज होता है, कोई लैंड को डैमेज होता है, किसी ऑब्जेक्ट को डैमेज होता है, तो इसके लिए भी पेनल्टीज़ हैं। अगला एक्ट है डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954। ये एक्ट जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होता है। ये एक्ट कहता है कि कोई भी किताब या न्यूज़पेपर छपता है तो ये पब्लिशर की जिम्मेदारी होगी कि वो उसकी एक कॉपी नेशनल लाइब्रेरी में जमा करवाए। नेशनल लाइब्रेरी जैसे दिल्ली या कोलकाता, तो देश में ऐसे 4 नेशनल लाइब्रेरीज़ है, वहाँ पर हर एक किताब और न्यूज़पेपर को जमा करवाने की जिम्मेदारी पब्लिशर की होती है। अगला एक्ट है एंटिक्विटी एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972। ये एक्ट मूवेबल कल्चर प्रॉपर्टी को इसमें इंक्लूड किया गया था। किसी भी टाइप की मूवेबल कल्चर प्रॉपर्टी है, वो ऑब्जेक्ट है या एंटिक्विटी है, तो ये एक्ट एक स्टेप और आगे बढ़कर आता है और
कुछ और नियम जोड़ता है जिसकी वजह से स्मगलिंग या फ्रॉड से की हुई डील्स के साथ निपटा जा सकता था। इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान ये थे कि इसमें एंटिकिटी वर्ड को डिफाइन किया गया है कि एंटिकिटी का मतलब क्या है। तो उसके अंडर पेपर, लकड़ी, कपड़े या किसी की चमड़ी, किसी जानवर की चमड़ी से बनी हुई, या फिर कोई ऐसा स्कल्पचर जो कि स्टोन, टेराकोटा, मेटल, आइवरी या ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट और पेंटिंग जो कि 100 साल पहले बनाई गई थी या पिछले 100 साल से वह अस्तित्व में है, तो वो एंटिक्विटी के अंदर आएगी। यदि कोई पर्सन जो कि ऐसी चीज़ों से डील करता है, उसे बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के ऐसी वस्तुओं को एक्सपोर्ट करने की परमिशन नहीं है। अगर वो ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो वो इल्लीगल समझा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बेचना या खरीद फरोख्त करना चाहते हैं तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा और अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना होगा। यदि कोई व्यक्ति एक्सपोर्ट करता हुआ पकड़ा गया किसी आर्ट ट्रेजरार को, तो उसका लाइसेंस सही होना चाहिए। अगर वो लाइसेंस सही नहीं है तो वो पनिशमेंट का भागीदारी है, और ये पनिशमेंट कम से कम 3 महीने की जेल और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक हो सकती है। साथ ही साथ उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है। अगला एक्ट है पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993। ये एक्ट डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंडर लाया गया। ये एक्ट गवर्नमेंट को एक पावर देता है कि ये पब्लिक रिकॉर्ड को पब्लिक डोमेन में परमानेंटली प्रिजर्व कर रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट, कोई भी माइक्रोफिल्म, इमेज या कोई भी ऐसा फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि एंटिक्विटी से रिलेटेड है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या किसी भी मिनिस्ट्री या किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो वो गवर्नमेंट के पब्लिक रिकॉर्ड के अंडर रखा जाएगा। कोई भी एजेंसी जो कि every agency mentioned above will create its own record and shall nominate one of its office as a record office। ऊपर दी हुई कोई भी एजेंसी वो खुद का एक रिकॉर्ड ऑफिसर सेलेक्ट कर सकती है, एक रिकॉर्ड रूम बना सकती है, लेकिन उनके पास ये सारे रिकॉर्ड होने चाहिए। हर एक 25 साल में ये कंसल्ट किया जाएगा कि कौन से रिकॉर्ड नेशनल आर्chiव ऑफ इंडिया के लिए हैं, और अगर कोई रिकॉर्ड नेशनल आर्chiव ऑफ इंडिया के पाए जाते हैं तो उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी अथॉरिटी और पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यदि अनऑथोराइज तरीके से इन्हें हटाया जाता है या डिस्ट्रक्ट किया जाता है तो ये भी इल्लीगल माना जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट ने हमारे कल्चर और हेरिटेज को हर एक तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, और ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो भी हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, चाहे वह हमारी जानकारी में हों, किसी की कंसिडरेशन में हों या स्वतंत्र रूप से रखी गई हों, तो हम उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।